हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस। एक रिवीजन सीरीज जैसा है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट उत्तर है इनमें से ऑप्शन ए। पोर्टुगीज जो थे सबसे पहले इंडिया में आए थे। 1498 में इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया एंड तब ये इंडिया में आए थे। और 1961 में इंडिपेंडेंस के बाद भी ये इंडिया में रहे थे। और 1961 में एनेक्स हुआ था गोवा, तब इनका जो रूल था वो कम्प्लीटली समाप्त हुआ, क्योंकि इनसे कुछ खतरा नहीं था, इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद भी इन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1961 में एक गोवा एनेक्स हुआ, तो वहाँ से इनका थोड़ा बचा कुचा रूल भी ख़त्म हो गया। तो देखो, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आजकल तो रास्ता खोजना बहुत आसान है कि चीज़ें कहाँ पे अच्छी हैं। लेकिन पहले किसी ने खोजा है रास्ता, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप अपनी ही दुनिया में सीमित हैं और आप कुछ ऐसा जरिया निकालते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे इतने अच्छे मिनरल्स हैं, इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो जब सी रूट डिस्कवर हुआ, पता चला कि भारत भी कोई ऐसी जगह है दुनिया में, तो लोगों का ध्यान जो था, जो बाकी जो कंट्रीज़ थी, उनका ध्यान भारत पे आकर्षित होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में तब नहीं थी। तो भारत की तरफ लोग आकर्षित हुए, तो वहीं से यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए तरह तरह के तरीक़ों से। तो इसमें सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे 1498 में, फिर डच आए थे, फिर उसके बाद इंग्लिश आए थे जिसको ब्रिटिश बोला जाता है 1608 में। तो ये ऑफिशियल डेट्स हैं, क्योंकि बात तो बहुत पहले से चल रही थी कि हमें आना है, ऐसे करना है, लेकिन जो ऑफिशियली आए थे वो 1608 में आए थे ब्रिटिश। फिर उसके बाद डेन्स आए थे 1616 में, फिर उसके बाद फ्रेंच आए 1664 में। तो इसमें यहाँ पे सीरीज़ दी हुई है, लोकेशन दी हुई है, जहाँ पे जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे उन्होंने अपनी फ़र्स्ट कंपनी इंडिया में जहाँ पे एस्टेब्लिश की थी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ ने की थी कैलीकट, केरल में अपनी फ़र्स्ट कंपनी एस्टेब्लिश इंडिया में, और 1500 में की थी। एंड डच ने की थी मसूलीपट्टनम, जिसको आंध्र प्रदेश भी बोला जाता है। एंड 1605 में इन्होंने अपनी फ़र्स्ट कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश करी। इंग्लिश ने की थी सूरत, गुजरात में 1613 में। फिर उसके बाद डेन्स आए, उन्होंने की थी त्रिनकवर में, तमिलनाडु में। और फ्रेंच ने की थी सूरत, गुजरात में। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहे हैं वो रहे हैं इंग्लिश, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देख लेते हैं, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड उनको चार्टर मिला वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ से, और तब ये आए इंडिया में ट्रेड करने की इनको मंजूरी मिली। वहाँ से इन्हें मंजूरी मिली कि वे बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रिटिश में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर मिली थी, बाकी सारी कंट्रीज़ को नहीं मिली थी, कंपनीज को। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ एक फेवरेट होता है ना, किसी का फेवरेट, तो उस तरीके से बहुत ही प्यारी कंपनी ब्रिटिश और बड़ी कंपनी थी, तो इसलिए इनको एक चार्टर मिला कि आप तरह तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ से इनका थोड़ा दबदबा होना स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में चीज़ें कब से प्रोसेस हुई? तो देखो, जब मुग़ल रूल ऐसा था कि मुग़ल रूल तक चल रहा था उस टाइम पे, तो कैसे आते, कुछ तो चीज़ें होती। तो वहाँ से थॉमस रॉय जब आए थे जहांगीर के दरबार में, तो ये तो बिल्कुल एकदम ठान कर ही आए थे कि ये तो मंजूरी लेकर जाएंगे ही। और फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे ऐसी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, ताकि वहाँ पे जो जहांगीर थे उनको आदत हो गई चीज़ों की, कि इम्पोर्टेड चीज़ें मंगाते थे, सामान मंगाते थे, जैसे कॉफ़ी हो गई, बहुत सारी रॉयल थिंग्स जो ये लाते थे डिफरेंट वर्ल्ड से, और उनको देते थे, तो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी वो चीज़ें। और एक टाइम के बाद उन्हें वो आदत हो गई, और फिर उन्होंने कह दिया कि जो आप इम्पोर्ट करते हैं रॉयल चीज़ें ये, तो आप इनको आप ऑफिशियली चीज़ें इनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, और वहाँ से ही ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने बहुत चीज़ें बिगाड़ दी इंडिया में। अब हम देख लेते हैं आगे, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? इसका करेक्ट उत्तर तो आप सबको पता होगा, ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन थे। तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। तो बंगाल की यदि बात करें तो आज के टाइम का जो बिहार है, उड़ीसा है, असम है, छत्तीसगढ़ है, इन सब का जो पार्ट था वो बंगाल में समाहित था। तो कमज़ोर करने के लिए बेसिकली ये बंगाल का विभाजन हुआ था। हालांकि जो बहाना दिया गया था इन लोगों के द्वारा कि इतनी बड़ी टेरिटरी को अकेले हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें इसका विभाजन करना पड़ेगा। यहाँ से हमें देखने को मिला कि इनकी सोची समझी साजिश थी, हिंदू और मुस्लिम लोगों को डिवाइड करने की इनकी
साजिश थी। उसी की वजह से हम देखते हैं कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हमें देखने को मिले। यहाँ से लोगों को पता चला कि इनका यदि हम सामान खरीदते रहेंगे तो ये लोग जो है वो बिल्कुल हमें दबा देंगे। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चले, जहाँ पे हमने देखा कि लोग, अब जो लोग थे इंडिया के, वो भारत की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, इंडिया में चीज़ों को बनाएंगे, और जो विदेश से चीज़ें आ रही हैं उनको बहिष्कार करेंगे। यहाँ से हमने देखा कि पहले ऐसा तो नहीं था कि टेक्नोलॉजी है तो कैसे चीज़ों का प्रचार किया जाए। तो फेस्टिवल्स के माध्यम से चीज़ों का प्रचार किया जाता था, मीटिंग्स के जरिए चीज़ों का प्रचार किया जाता था। तो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने गणेश फेस्टिवल जो होते हैं उसके जरिए लोगों को अवेयर किया। अब देख लेते हैं कुछ क्रोनोलॉजी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। 1905 में हमने देखा बंगाल पार्टीशन, लोगों को तोड़ने की साजिश। 1906 में होता है कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। एक थे एक्सट्रीमिस्ट, एक थे मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट का क्या मानना था कि हमें सीधे सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें रिवॉल्यूशन करना है, हमें शांति से चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि शांति से चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक थे मॉडरेट जो चाहते थे ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश आने वाले समय में अच्छी पॉलिसीज़ लाएगी, और प्रेयर एंड पेटिशन इनका माध्यम था कि प्रेयर और पेटिशन से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो हम देखेंगे कि 1885 से 1905 का जो टाइम है उसको मॉडरेट फेज बोला जाता है। कि मॉडरेट फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ तक हमने देखा कि मॉडरेट की बातें चल रही थी, उनका जो प्रेयर पेटिशन था ये तरीका चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश जो मॉडरेट थे वो चाहते ही नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाना। जब हमने देखा कि बंगाल का पार्टीशन हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आए रास्ते में, और उन्हें पता चला कि भैया शांति से चीज़ें नहीं हो रही हैं, रिवॉल्यूशन का तरीका सही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो प्रेसिडेंट बने अब की बार वो एक्सट्रीमिस्ट का लीडर कोई हो। तो लेकिन मॉडरेट ऐसा नहीं चाहते थे। दोनों में बातें बनाने के लिए ऐसा हुआ कि एक रास्ता निकला जहाँ पे दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। मॉडरेट की एक सोची समझी साजिश थी। तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये तो एक्सट्रीमिस्ट को भी प्यारे थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब देखेंगे हम 1907 में आया सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट में हम देखेंगे कि जब कांग्रेस सेशन होना स्टार्ट हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे पहले ही पहुँच गए और उन्होंने जनसभा की। अब की बार वो बनना चाहते थे और लोकमान्य तिलक को या फिर लाला लाजपत राय को बनवाना चाहते थे कांग्रेस का प्रेसिडेंट। दंगे हुए, तो दंगे के माध्यम से हमने देखा कि जब दंगे हो रहे हैं तो मॉडरेट को एक बहाना मिल गया कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको तो बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा। तो इन्होंने मॉडरेट ने एक प्राइवेट सेशन किया कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अब कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं हिस्सा लेंगे। तो 1907 के बाद हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया एक्सट्रीमिस्ट को। इसके बाद तो अरविंदो घोष जो थे एंड विपिन चंद्र पाल जो थे एंड इन सब लोगों ने पॉलिटिकल अपने करियर से इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब आता है 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, फिर आता है 1916 में लखनऊ पैक्ट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखते हैं जिसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बोला जाता है इंडिया में। 1980 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोला जाता है, फरवरी में ये हुआ था। एंड 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ जिसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला जाता है इंडिया का, मार्च में हुआ था। तो क्रोनोलॉजी में आए तो देख लो आप, 1918 में फरवरी में हुआ था अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक, एंड खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था मार्च में। तो पहले कौन सा हुआ? अहमदाबाद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। तो रीज़न क्या था? पैक्ट जो साइन हुआ था उसमें गांधी जी की एक डिमांड थी कि जो प्रिजनर आपने बंदी बना लिए हैं जो कि बिलोंट नहीं है सिविल डिसऑर्डिनेंस के मूवमेंट के साथ में, तो उनको आप रिलीज कर दें। और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी उससे पहले की ये बात है। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की टाइमलाइंस। 1919 में हम देखेंगे रॉलेट एक्ट जब हुआ था तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन्होंने एक रूल निकाला कि वो किसी भी पर्सन को जो उसे संदिग्ध लगेगा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं या कुछ हो रहा है
भले ही वो ऑफिशियली नहीं पता चला हो, लेकिन कुछ भी शक हो तो उसी टाइम पे आप किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लेंगे 2 साल के लिए। और ये बहुत ही एक काला कानून इसको बोला जाता है कि किसी को भी आप किसी घर पे भी छापा मार देंगे, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए इसको रॉलेट एक्ट को काला एक्ट भी बोला जाता है। 1919 में हम देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर, जब लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और वहाँ पे जो जनरल डायर थे उन्होंने गोलियाँ वहाँ पे चलानी स्टार्ट कर दी और वहाँ पे बहुत सारे लोग मृत्यु हो गई उनकी। 1920 एंड 22 में हम देखेंगे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चले, यानी कि असहयोग आंदोलन। एंड खिलाफत जो मूवमेंट था ये मुस्लिम का था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा ही था ये। 1922 में हम देखेंगे चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया। और 1928 में हम देखेंगे साइमन कमीशन भारत आया। 1927 में साइमन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था और 28 में ये भारत आया। क्योंकि इसमें सभी लोग ब्रिटिश लोगों से थे, इसलिए इसको साइमन गो बैक का नारा यहाँ पे देखने को हमें मिला कि इंडिया में लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया। 1929 में हम देखेंगे लाहौर सेशन होता है। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है। 1931 में हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट होता है। 1932 में पूना पैक्ट। 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे शुरू किया था? तो इन्होंने किया था ऑप्शन सी मार्च 30 1930 में किया था इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट। तो यहाँ पे ऑन मार्च 12 1930 इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट किया जिसमें एक प्रोटेस्ट था ब्रिटिश की जो मोनोपोली हो गई है साल्ट पे की, अब साल्ट पे भी कर लगा रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो उसी के खिलाफ इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब और देखते हैं कुछ हिस्ट्री की टाइमलाइंस। तो 1940 में आया था अगस्त ऑफर। 1941 में हमें देखने को मिला इंडिविजुअल सत्याग्रह है। 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में होता है बेविल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1947 में एटलीज अनाउंसमेंट एंड 1947 में ही माउंटबेटन प्लान, जिसके बाद इंडिया को आज़ादी मिल जाती है और हम ब्रिटिश के जो रूल था उससे हम आज़ाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ? तो ये इसका आपको पता होगा क्योंकि प्रायोरिटी जो दी थी कम्युनल क्वेश्चन पे बात आ गई थी, तो इसको नहीं चाहते थे इंडिया के लोग, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय, तो बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरविंदो घोष के द्वारा। तो स्वदेशी मूवमेंट हमने देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से आरंभ हुआ और लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वायसराय थे और 1911 तक ये चला था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरची वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर, तो भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की शुरुआत किसके अधीन हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी 1919 के एक्ट के द्वारा, जिसको मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो बेसिकली डायरची है क्या? डायरची का मतलब है दो अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के द्वारा शासन करना। ओके, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रेसिडाइड बाई वल्लभ भाई पटेल, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, कराची सेशन का जो प्रेसिडेंट थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। तो सेशन था 1931 में हुआ था और सेशन को में रेटिफाई करना था गांधी इरविन पैक्ट को। बैटल ऑफ वांडीवास वाज फॉट बिटवीन, तो वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका करेक्ट उत्तर है इंग्लिश एंड फ्रेंच के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो देखो हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे उनको ना तो गोवा से खतरा रहा क्योंकि गोवा भी अलग चीज़ों में लीन हो गई, और ना ही उसको डच से था क्योंकि ये भी अलग चीज़ों में लीन हो गई। अब बचा कौन? फ्रेंच। तो इनके बीच क्या हुआ? तो पहले मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ वांडीवास फॉर्ट हुआ था 1760 में। ये पार्ट ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर था जो 1757 से 63 भी चला, और कुछ लोग यहाँ पे 78 भी लिखते हैं, तो दोनों ही इसमें हो जाएंगे। आप इसको देख लो एक बार।
तो जिस तरीके से क्वेश्चन आए उस तरीके से आपको आंसर देना है। तो देखो 1740 में चल रहा था यूरोप में ऑस्ट्रियन वार, तो वहाँ पे इन दोनों लोगों के बीच में टेंशन थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। तो कौन गद्दी पे बैठे यूरोप की पे, ये इसमें टेंशन थी। तो 1745 में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियन ओशन में खड़े हुए फ्रेंच शिप जो थे उस पर अटैक किया। तो यहाँ से आकर फ्रेंच लोगों को गुस्सा और नाराज़गी हो गई। तो इसी के साथ शुरू होती है इनके बीच की आपस की लड़ाई। और जो फ्रेंच थे इसके बाद उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हो गई कि इन दोनों को समझौते पे कायम होना पड़ा, जिसमें एक संधि हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एक्स-ला चैपल की। एक्स-ला चैपल के साथ इन दोनों का समझौता हो गया और वापस से जो फ्रेंच था वो फ्रेंच ने जो मद्रास कैप्चर किया था वो वापस ब्रिटिश लोगों के अधीन हो गया। और क्योंकि कर्नाटक रीजन में ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इसके लिए इसको कर्नाटिक वॉर बोला जाता है। विच वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाई ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने जो फ्रेंच शिप्स थे उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इसका इमीडिएट कॉज था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का। और क्योंकि कर्नाटक रीजन में हो रही थी चीज़ें इसलिए इसको फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बोला जाता है। लेकिन हो रही थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, तो कर्नाटक रीजन में हो रही थी इसलिए इसको कर्नाटिक वॉर बोला जाता है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का टाइम पीरियड था 1714 से होने स्टार्ट हुए थे, क्योंकि जब ऑस्ट्रियन वॉर चल रहा था, और 48 तक ही समाप्त हुए थे। इन इंडिया द डच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, तो भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम में किया था 1605 में। टीपू सुल्तान डेड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेज अंडर, तो टीपू सुल्तान किसके अधीन अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए मारा गया? तो उस टाइम पे जो बातें हो रही थी वो थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम की ये बात है। तो फोर्थ माइजोर बार जो समाप्त हुआ था वो कैप्चर ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 के बाद चीज़ें समाप्त हो गई। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नॉन एज मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट, तो निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता था? तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एक मॉडरेट फेज था, एक एक्सट्रीमिस्ट था। मॉडरेट का 1885 से 1905 तक चला था, क्योंकि तब तक मॉडरेट की ही चीज़ें हो रही थी। फिर एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आए रास्ते में कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो वहाँ से ये दोनों की टकराव देखने को हमें मिलती है। तो इसमें पूछा गया है कि मॉडरेट इनमें से कौन सा नहीं था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बाल गंगाधर तिलक थे एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं, ना कि मॉडरेट में। तो इनकी जो थिंकिंग थी वो एक्सट्रीमिस्ट टाइप की थी। तो बाकी सब दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों जो थे वो मॉडरेट थे। हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज प्रथम दौला को किसने धोखा दिया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जाफर ने। इसमें भी जो ब्रिटिश लोग थे, इंग्लिश थे, वो जीत गए थे। बैटल ऑफ प्लासी 1757। पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो पूना पैक्ट 1932 किसके बीच एक समझौता था? तो ये समझौता था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। तो पूना पैक्ट जो था इनके बीच में समझौता था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो किसके बिहाफ में बातें कर रहे थे? जो दलित लोग थे, डिप्रेस क्लासेस थी और अपर कास्ट हिंदू जो थे, उनके बारे में एक और लीडर थे, यहाँ पे इनका नाम मेंशन नहीं है, वो उनकी तरफ से पक्षधर थे। और क्यों बातें हो रही थी पूना पैक्ट में? क्या हो रही थी? रिजर्वेशन करना है इलेक्टोरल सीट का डिप्रेस क्लासेस के लिए लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेचर में कानून बनाने की शक्ति जो है वो लोगों को दी जाए जो कि डिप्रेस क्लास से हैं। तो 1932 में ये हुआ था पूना पैक्ट समझौता। हु हैड अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, तो किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये क्वेश्चन भी आता है। और किसने नहीं लिया ये भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नहीं लिया था तीनों में, और जिसने लिया था उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी लंदन में, और इसमें एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, N.M. जोशी एंड C.N. मुदलियार, इन सब लोगों ने तीनों राउंड टेबल अटेंड की थी। हली सिस्टम कंसर्ट, तो हली व्यवस्था क्या थी? तो ये थी बॉन्डेड लेबर से संबंध रखती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। तो हलिया जो थे एग्रीकल्चर बॉन्डेड लेबर थे, जो कि दूसरे पर्सन की ज़मीन पे काम करते हैं। उनको बेगार भी डिफरेंट रीजन में इनका डिफरेंट नाम था, और नॉर्थन साइड में इसको बेगार बोला जाता था। कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी, तो कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। कहाँ पे?
तो याद रख लो, मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए वेस्टर्न पंजाब। तो राम सिंह जो थे इनके लीडर थे, 1872 में हुआ था। और कूका जो थे, इनको नामधारी भी बोला जाता था। एक सिख धर्म के अंदर एक संप्रदाय है, कम्युनिटी है, याद रखना। हु वर द लीडर ऑफ इंडियो रिवॉल्ट। तो नील विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो बंगाल में हुआ था इंडियो रिवॉल्ट, साल था 1859 एंड 60। ब्लू मुटुनी भी इसको बोला जाता है। रोलर एक्ट वॉज पास इन द ईयर। तो रोलर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही उत्तर तो आप सब लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है 1919। तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी कुछ भी पॉलिटिकल केसेस होंगे उनको जूरी की परमिशन के बिना, उनको सस्पेक्शन पे ही आप उनको बंदी बना सकते हैं। हु वर द लीडर एसोसिएटेड विद द संथाल रेबेलियन ऑफ 1855 एंड 1856। तो 1855-6 में संथाल विद्रोह से जुड़े नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू एंड कान्हू जो थे वो संथाल रेबेलियन से जुड़े थे। तो संथाल रेबेलियन जो है इसको संथाल होल भी बोला जाता है। एक रिवोल्ट था संथाल के द्वारा, जो आज के प्रेजेंट डे झारखंड में रहते हैं। किसके अगेंस्ट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी सिस्टम जो चालू हुआ था वहाँ पे। जो तो चीज़ें लोग विद्रोह क्यों करेंगे कि कुछ गलत होगा, या तो ब्रिटिश लोग कुछ उनकी पॉलिसीज़ जो ऐसी थी, लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत जो पॉलिसीज़ थी, इतनी सारी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी गलत, तो उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे लोग अलग अलग पार्ट में इंडिया के। तो हम इन्हीं के माध्यम से कवर करते हैं कि लोगों ने कहाँ कहाँ पे विद्रोह किया। एक हुआ था मोपला रिवोल्ट ऑफ 1927। ये मूल कहाँ पे लिखा है यार। मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था। केरल में हुआ था। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसमें। तो एक कल्मिनेशन सीरीज है ये रायट्स की। मप्पिला मुस्लिम जो थे केरल के 19th और 20th सेंचुरी में किसके खिलाफ थी। ब्रिटिश और हिंदू लैंड लॉर्ड जो थे मालाबार के, उनके खिलाफ थी। ये मुस्लिम का एक युद्ध था ये, और इसको लैड किया था, यानी कि इसमें नेतृत्व किया था बरिया मुनकनत कुंजा मोहम्मद हजी ने। कोल रिवोल्ट ऑफ 1831-32 वॉज लेड बाई। तो 1831-32 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धू भगत ने। तो कोल रिवोल्ट रेवेलियन जो था, या फिर रिवोल्ट बोल सकते हैं आप, ये कोल जो लोग थे वहाँ पे छोटा नागपुर रीजन के, उसका एक नेतृत्व था, उसका एक विद्रोह था। फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज। तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये फर्स्ट मास मूवमेंट था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 वॉज पास बाय। तो पहला भारतीय कारखाना अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो 1881 जो था उसका एम था कि जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है लेबर की, उसको इम्प्रूव करना है, और जो चिल्ड्रन है 7 एज से जिनकी कम एज है उसको प्रोहिबिट करना है कि वो किसी भी फैक्ट्री में काम ना करें। लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसके कौन थे नेता। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बारडोली जो सत्याग्रह था एक पीजेंट मूवमेंट था, यानी कि किसानों का मूवमेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि उनको लैंड रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो उसके खिलाफ था वल्लभ भाई पटेल की तरह। ये तो ब्रिटिश को भी कोशिश कर रहे थे कि भैया उनको लूटना है एकदम, तो रेवेन्यू अपनी पॉलिसीज़ बढ़ाएंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, लोगों को लूटेंगे। तो ये सभी चीज़ें वो कर रहे थे और इनका भुगतान भी उसको करना पड़ा। तो हमने मॉडरेट देखे थे पिछले स्लाइड में कि कौन कौन थे, अब हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें से कौन सा है जो कि नहीं है। तो इसका तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। तो देखो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मॉडरेट थे, ना कि एक्सट्रीमिस्ट। तो बाल गंगाधर तिलक हुए, मदन लाल धिंगड़ा हुआ, उधम सिंह हुए, ये तीनों जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके। व्हाट वाज कोमागाता मारू।
तो कोमागाता मारू क्या था? ये एक नेवल शिप था जो कि कनाडा में जा रहा था। ये नेवल शिप ऑन वॉयज टू कनाडा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। तो ये जो कोमागाता मारू इंसिडेंट है, इसमें जापानीज स्टीमशिप कोमागाता मारू, जिसमें ग्रुप ऑफ लोग जो थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, वो इमिग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे कनाडा में अप्रैल 1940 में। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे यहाँ पे, उनको एंट्री नहीं मिली, एंट्री देने से मना कर दिया और वो वापस से कलकत्ता में उनको रिटर्न कर दिया गया, भेज दिया गया। यहाँ से देखते हैं हम कि जो इंडियन इम्पीरियल थे, उनकी जो पुलिस थी, उन्होंने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और एक राइट सा यहाँ पे हो गया और पुलिस जो थी उसके द्वारा लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें से 22 लोगों की मौत हो गई। तो इसी को बोला जाता है कामागाता मारू इंसिडेंट। एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार बिहार के किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन किया था? इसका सही उत्तर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है चंपारण। पियोनियर ऑफ कम्युनिज्म इंडिया वॉज, तो भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। बैटल ऑफ प्लासी वॉज टुक प्लेस इन विच ईयर? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए 1757, यानी कि 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो लड़ा गया था सिराजुद्दौला, जो कि उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेज जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नेतृत्व किया गया था जिसका, तो दोनों के बीच हुआ था और लास्ट में जो ब्रिटिश लोग थे उनकी जीत हो गई थी। ड्रीम थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फर्स्ट ट्रूली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वॉज, तो बंगाल में पहला वास्तविक क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑप्शन बी अनुशीलन समिति। ब्रह्म विद्या पंचकम इज अ संस्कृत वर्क ऑफ, ब्रह्म विद्या पंचकम किसकी संस्कृत कृति है? तो ये है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु की। ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर हैं। डक्कन राइट्स ऑफ 1874-75 इन महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो महाराष्ट्र में 1874-75 के दक्कन की दंगे किसके खिलाफ निर्देशित थे? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी मनी लेंडर्स के खिलाफ। तो ये पीजेंट थे बॉम्बे के जिन्होंने रेविलियन किया था, जो भी उनके क्राइसिस चलते थे उस टाइम पे उनके खिलाफ। हु इज़ कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, तो नई भारत का पैगंबर किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है ऑप्शन बी श्री राम कृष्ण को, याद रखना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था रामकृष्ण जी को प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम, तो पिछड़े वर्ग का उत्थान प्रमुख किसमें था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज में ये बात हुई थी कि अपलिफ्टमेंट करना है जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो देखो आजकल तो एकदम समानता है, लेकिन पहले जब हम देखेंगे हिस्ट्री में तो हमें पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा असमानता रही है। तभी लोगों को आवाज़ें उठानी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा असमानताएँ थीं। छुआछूत वाली भी चीज़ें पहले बहुत प्रेवलेंट थी लेकिन अब नहीं है। तो अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना का वो हो गया था नेसेसरी। तो सत्यशोधक समाज का मतलब होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। एस्टेब्लिश हुई थी ये ज्योतिबा फूले ऑन 24 सितंबर 1873। क्या एम था इसका? जो कि शूद्र हैं, अनटचेबल कास्ट के लोग हैं, उनको लाइब्रेट करना है और उनके जो थॉट हैं वो स्लेवरी में भी मेंशन है। कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वॉज एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ, तो कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को किसके अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो देखो जो कंपनी का जो अधिकार मैंने आपको बताया कि चार्टर मिला था कि किसी भी भाग में वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एकदम बहुत ही दबदबे में आ रही है, तो भाई देखो अब हो किसी की, लेकिन उनको भी ऐसे हो जाएगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो ब्रिटिश लोगों को भी अब दिखा कि इंडिया में थोड़ा सा वादी जम गया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्राउन रूल आ जाएगा, ठीक है, क्राउन जो है वो अपने ऊपर चीज़ों को लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1813 में जो कंपनी की मोनोपोली थी वो बाकी सब चीज़ों में हटा दी गई, और जो चाय था और जो चाइना था, इन दोनों में सिर्फ जो थी वो कंपनी की मोनोपोली रह गई थी, बाकी सब में हटा दी। और 1833 में तो सब में हटा दी, चाय भी हटा दी, चाइना भी हटा दिया। तो यहाँ पे कम्प्लीटली एबोलिश हुई थी 1833 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
फॉर विच कम्युनिटी वाज द सीट रिजर्व बाय मॉले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉले मिंटो सुधार में हम देखते हैं कि समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, तो किसकी की थी ये? ऑप्शन बी मुस्लिम। तो मॉले मिंटो रिफॉर्म जो था 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया पीपल्स क्लास फेडरेशन इन 1920। तो जिनमें से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इनमें से किस संगठन ने, व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति नहीं दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू किया था? 1861 में। तो पोर्टफोलियो सिस्टम था क्या? जैसे आजकल हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, प्राइम मिनिस्टर जी के अंतर्गत आता है। होम अफेयर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, या फिर रेलवे का है, टूरिज़्म का है, ये सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी 1861 में। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 1861 को बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, और ये इंट्रोड्यूस हुई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ये भी याद रख लेना। 1859 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि पोर्टफोलियो होना चाहिए, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत ये चीज़ें पारित हो गई थी। ओके। हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। तो 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन ने। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन बी 1950 में ही लौटे थे। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड दी। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसे निलंबित कर दिया था? तो जो इनका चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा ही आक्रामक हो गए हैं, पुलिस चौकी को जला रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पुलिस मर रही है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते थे। फेमस बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाई। तो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले के द्वारा। तो ज्योतिराव फुले ने डेडिकेट किया है इस गुलामगिरी बुक को, जिसका मतलब है स्लेवरी। अमेरिकन मूवमेंट जो कि फ्री स्लेव्स हैं, और कंडीशन ऑफ लोअर क्लास जो इंडिया में है, इनकी सेम कंडीशन है, दोनों की कंडीशन जो है वो सेम है। तो इन्हीं के लिए उन्होंने इस बुक को डेडिकेट किया है। हु वॉज नॉन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो किसे भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनवलिस को जाना जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में। फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। हु स्टार्टेड द जनरल कॉमनवेल्थ। तो द कॉमनवेल्थ पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका तो आपको सबको पता होगा, ऑप्शन ए, बैरन हेस्टिंग। और इसमें से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, तो लास्ट वाइसराय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसके बाद इनको सक्सीड कर दिया था सी राजा गोपालाचारी ने, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल है फ्री इंडिया के। यदि हम फ्री इंडिया की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी हैं। यदि हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं जब तक आज़ादी नहीं मिली है, तो इसका करेक्ट उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। हु रोट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा था? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये है ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद की।
हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी? तो गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन सी जॉन रस्किन है इसकी। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड? तो माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए JV कृपलानी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ। तो प्रांतीय स्वतंत्रता किसके अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी 1935 में दी गई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मर्ज्ड विद अभिनव भारत? तो इनमें से किस संगठन का अभिनव भारत में विलय हो गया? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी मित्र मेला। तो 1904 में हम देखते हैं मित्र मेला जो है अभिनव भारत के साथ मर्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज? तो भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी। ये पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया होम रूल वाज स्टार्टेड बाई? तो स्टार्ट किया गया था ये ऑप्शन सी एनी बसंत जी के द्वारा। वॉइस ऑफ इंडिया वाज पब्लिश फ्रॉम? तो वॉइस ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई थी। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी बॉम्बे से ये प्रकाशित हुई थी वॉइस ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था इसको 1883 में बॉम्बे में। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल? तो उनमें से किसने गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक ने। टू अराउज पैट्रियोटिक फीलिंग। ओके, तो जो लोकमान्य तिलक हैं ये बाल गंगाधर तिलक ही हैं। ओके, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ कि कौन आ गए। इन रेफरेंस टू मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सुर नवाजी रिफर्स? तो मराठा प्रशासन के संदर्भ में सुरनवीस किससे संबंधित रखता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए हेड ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस को बोला जाता है सुरनवीस। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी आगा खान के द्वारा। तो आगा खान और सलीम उल्ला खान जो कि नवाब थे ढाका के, उनके द्वारा ये फाउंड हुई थी दिसंबर 1906 में। फर्स्ट प्लान फॉर एन इंडियन रेलवे सिस्टम वॉज मेड बाई? तो भारतीय रेलवे प्रणाली की पहली योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी हार्डिंग के द्वारा। बैटल ऑफ बक्सर कहाँ पे हुआ था, कौन से साल में? तो ये हुआ था 1764। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर के थे, ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया? तो निम्न में से किसे भारत की आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर एस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन? तो उनमें से किस विद्वान ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसमें से की थी ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि ये इनके डिसिपल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सभाज वर एस्टेब्लिश्ड बाई MG रानाडे? तो उनमें से किस सभा की स्थापना MG रानाडे ने की थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रार्थना सभा। साल था 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द USA? तो निम्न में से किसने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी मैडम ब्लावस्की एंड ऑलकोट ने। साल था 1875। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। साल था 1873 और महाराष्ट्र में ये हुआ था फाउंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका तो आपको सबको पता होगा और पता होना चाहिए, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देख लेते हैं। जैसे आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 कलकत्ता। यंग बंगाल मूवमेंट फाउंड हुआ था हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय 1828 कर लो यहाँ पे कलकत्ता में। तत्वोदनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता। परमहंस मंडली देव दाडोवा पांडुरंग 1849 बॉम्बे। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एक तो था ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था, और एक था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में फाउंड हुआ था कलकत्ता में।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में बॉम्बे में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंडिंग हुआ था 1905 बॉम्बे में। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वॉज एनेक्टेड बाई विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियम किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। हु प्रीज द डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द वेद समाज इन मद्रास इन 1864। तो निम्न में से किसने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने। हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। तो किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। साल था 1905। इसका एम था यूनाइट करना है और ट्रेन करना है इंडिया को डिफरेंट एथनिसिटीज़ और रिलीजन में, ताकि काम हो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नॉन एज लोकहितवादी। पश्चिमी भारत के किस धर्म सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण देशमुख को। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन। तो ऑल इंडिया अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1927 में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। साल 1875। एम था वेदास की तरफ वापस से एस्टेब्लिश करना है। हु ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द फर्स्ट टू स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। तो इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं सदी में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, ब्रह्मो समाज। इसका टाइम हमने सबका टाइम पीरियड हम देख चुके हैं, तो ईयर 1828 सबसे पहले हुआ था ब्रह्मो समाज। इन विच ईयर वॉज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, 1905 में। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इज इन बंगाल इज नॉन एज। तो कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें एक है जमींदारी सिस्टम जो सबसे फेमस रहा था, एक है रैयतवाड़ी सिस्टम, एक है महालवाड़ी सिस्टम। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित हुआ था 1793 में। रैयतवाड़ी सिस्टम सर थॉमस मुनरो के द्वारा हुआ था 1820 में। एंड महालवाड़ी सिस्टम ये विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था 1833 में। तो ये हुआ था जमींदारी सिस्टम जिसको परमानेंट सेटलमेंट हम बोल रहे हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ हिस्सों में रैयतवाड़ी सिस्टम जो था इसको मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, असम और कुर्ग के हिस्सों में इसको देखा गया। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में या फिर सेंट्रल इंडिया में से पंजाब और गंगा वैली हैं, उनको महालवाड़ी सिस्टम वहाँ पे प्रचलित था। तो इसमें क्या था, इसमें जो ओनर था लैंड का वो जमींदार थे, यानी कि जमींदारों को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था लैंड का ओनर, और ये लोग जो थे वो वसूलते थे कर्ज किसानों से। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश जो लोग हैं उनका मेन मकसद है लोगों से पैसे वसूलना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाना। तो यहाँ पे आप बिचौलिया बना रहे हो जमींदार को, कि जमींदार जो है वो बीच में है, वो किसानों से पैसा लेंगे और वो ब्रिटिश लोगों को देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति बीच में आता है दो लोगों के, तो बहुत ही संभावना है कि कुछ चीज़ें गलत हो जाएंगी, वो इधर से उधर करेगा चीज़ें। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो आपस में ही चीज़ों को सुलझाया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से जब ऐसा हुआ, देखने को मिला कि कुछ धोखेबाजी हो रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रैयतवाड़ी सिस्टम में वो डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करने लग गए। तो जमींदारी सिस्टम यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा कि जमींदार जो हैं उनको बनाया गया था लैंड, उसका लैंड का ओनर। एंड यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली पीजेंट से कलेक्ट करेगी, क्या कहते हैं उसको, टैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे महालवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, जो विलेज कमेटी थी
उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया था, यानी कि जो मुखिया होता था गाँव का उसको बना दिया गया था रिस्पॉन्सिबल टैक्स कलेक्ट करने का। तो तीनों अलग हैं, तीनों को याद रख लो। तो जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो एंड महालवाड़ी सिस्टम विलियम बेंटिक। सबसे पहले कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस का जमींदारी सिस्टम 1793 में, फिर रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में एंड 1833 में महालवाड़ी सिस्टम। तो अगर आपको पता होगा कि विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बने थे, तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वो विलियम बेंटिक के दौर पे ही आया होगा 1833 में महालवाड़ी सिस्टम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? ये हम कवर कर चुके हैं, ये रिवीजन जैसा आपका हो रहा है। अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय वाइट पीपल? तो अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी को पीटा गया था और फुटपाथ से फेंक दिया गया? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग जो था साउथ अफ्रीका का शहर है, वहाँ पे ऐसा हुआ था। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमीशन ऑफ इंडिया वॉज, तो बटलर कमीशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इम्प्रूव करना है रिलेशनशिप जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में है। हिस्टोरिक दांडी मार्च वॉज एसोसिएटेड विद, तो ऐतिहासिक दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो बॉयकॉट वियोलेशन करना है साल्ट लॉ का, नमक कानून का, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन बी लॉर्ड लिटिन। तो 1878 में ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका एम था कि जो आज़ादी है उसको समाप्त कर दिया जाए, जो भी नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनको, उनकी जो फ्रीडम है प्रेस की, उसको समाप्त कर दिया जाए ताकि लोगों तक चीज़ें सच्चाई ना पहुंचे, ये था मेन मकसद। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी एक भारत की फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? गोवा नहीं था। तो गोवा जो थी वो तो पोर्टुगीज के कब्जे में थी, गोवा तो बड़ी पसंद आ गई थी पोर्टुगीज को, तो वहाँ पे तो सिर्फ इनका ही आधिपत्य था। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज स्टार्टेड ऑन, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, अक्टूबर 17, 1940 में, क्योंकि ये 1940 में और 1941 में प्रिविलेंट रहा था। तो हमने पिछले साइड में देखा है कि हमने 1941 में वहाँ पे देखा था, लेकिन स्टार्ट हुआ था ये अक्टूबर 17, 1940 में। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन, तो काकोरी कांड कहाँ कब हुआ था? तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा 1925 में। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था J.A. ने, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? तो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। अरुणा असफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन, तो अरुणा असफ अली भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला संगठक थी, तो ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन था। हु वाज द फर्स्ट लीडर टू प्रेसाइड ओवर द INC? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले नेता कौन थे? ऑप्शन सी WC बनर्जी, वोमिस चटर्जी बनर्जी। द ईयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन इज, तो महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष है ऑप्शन बी 1917। तो अब आप आ गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, तो इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1942 या फिर ऑप्शन डी 1920। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।